हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो से बच्चों ने पढ़ा कि पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन की बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे पीएन जंक्शन के एप्लीकेशन। तो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है बच्चों पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है बच्चों? रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। जो एक एसी वेव आ रही है उसको डीसी में कन्वर्ट करना कहलाता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, एसी वेव का इनपुट दिया और बाहर आपको डीसी मिल गया, डायरेक्ट करंट, तो दैट इज द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। यानी ये आपकी एसी वेव है, इनपुट आपने ये दी और आउटपुट आपको ये मिल गया। तो दिस इज अ डीसी डायरेक्ट करंट एंड दिस इज एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। अब कभी कभी क्या होता है कि बाहर आपको सिर्फ आधी वेव मिल रही है, तो इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और अगर पूरी वेव मिल रही तो उसको बच्चों कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो पीएन जंक्शन दो तरह का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि हम हाफ में काम क्यों चलाएंगे जब हमें पूरा मिल सकता है। तो पढ़ने के लिए दोनों चीजें पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वी ऑलवेज यूज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब रेक्टिफिकेशन में होता क्या है? तो रेक्टिफिकेशन का बच्चों बेस आधार क्या है? द डायोड वॉल्व लाइक वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। वॉल्व लाइक वर्किंग मतलब कि बताया था कि जब फॉरवर्ड बायस होगा बच्चों तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और रिवर्स बायस में नो करंट फ्लोस। हालांकि थोड़ा बहुत हमने बोला था लीकेज करंट होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या कहेंगे कि फॉरवर्ड बायस में करंट मिल रहा है, रिवर्स बायस में करंट नहीं मिल रहा है। तो दैट इज द बेसिस ऑफ रेक्टिफायर। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जो देखते हैं पहले हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर बच्चों हम क्या यूज करते हैं? वी यूज अ सिंगल डायोड, एक सिंगल पीएन जंक्शन। बोलो, देखो हम पीएन जंक्शन बोले, डायोड बोले, ठीक है, क्रिस्टल डायोड बोले, ये सारे नाम पीएन जंक्शन के। दिस इज पी, दिस इज एन, ये हमने लिया और ये हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा। यानी इसके अक्रॉस हमें अपना डीसी डायरेक्ट करंट चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर का काम बच्चों याद रखना, ट्रांसफार्मर इज नॉट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी और डीसी इनटू एसी। ट्रांसफार्मर का सिर्फ एक ही काम है, वोल्टेज को बढ़ाना, एसी वोल्टेज को बढ़ाना या एसी वोल्टेज को घटाना, क्योंकि ट्रांसफार्मर इज एन एसी डिवाइस। ठीक है, या तो वोल्टेज को एसी को घटाता है या बढ़ाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, और डीसी के इनपुट पे म्यूचुअल इंडक्शन वर्क नहीं करता। ठीक, तो हमने ये ट्रांसफार्मर क्यों लगाया? ये ट्रांसफार्मर हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें आउटपुट पे सपोज करो लो करंट चाहिए, यानी कि हमारे घर में 220 आ रही है और हमें चाहिए केवल 20 वोल्ट का डीसी। तो पहले 220 को स्टेप डाउन करेगा 20 वोल्ट, 220 एसी को 220 एसी को 20 वोल्ट डीसी, सॉरी क्या बोल रहे, 220 एसी को 20 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके स्टेप डाउन करेगा। फिर वो 20 वोल्ट जो एसी कन्वर्ट हुआ उसको ये क्या कर देगा, फिर से अब डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे एसी का डीसी में कन्वर्जन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे 220 वोल्ट एसी 20 वोल्ट एसी ही रहेगा, या 220 वोल्ट एसी 300 वोल्ट एसी ही रहेगा। यानी दिस ट्रांसफार्मर कैन इंक्रीज द वोल्टेज और इट कैन डिक्रीज द वोल्टेज कीपिंग द नेचर सेम, एसी ही रहेगा। तो ट्रांसफार्मर का काम यहाँ पर स्टेप डाउन या स्टेप अप करने का है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर काम या कभी भी ट्रांसफार्मर काम एसी को डीसी बनाना नहीं होता। ठीक, अब कैसे एसी डीसी कन्वर्ट हो रहा, तो वर्किंग देख ली जाए। तो वर्किंग इज वेरी सिंपल। देखिए, पहले यहाँ पे एसी वेव हमने ये इनपुट पे दी, दिस इज एसी वेव। तो पहले आई पॉजिटिव हाफ, जैसे पॉजिटिव हाफ आई बच्चों, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब आपका ये डायोड क्या है, P जुड़ा हुआ पॉजिटिव से, N जुड़ा हुआ नेगेटिव से, फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस, तो बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। तो हमें मालूम है
कि हाफ साइकिल का ड्यूरेशन 0 से t/2, तो 0 से t/2 में करंट मिलेगा, हाँ मिलेगा। कैसा मिलेगा? आउटपुट पे करंट मिल गया, क्योंकि ये कैसा था? फॉरवर्ड बायस्ड। उसके बाद आएगी बच्चों नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल जैसी आती है पोलैरिटी बदल जाती है, बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है, इसको बहुत स्लो मोशन में देख रहे हैं। तो नेगेटिव हाफ जब आई तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों ये क्या हो गया? ये हो गया रिवर्स बायस। जैसे रिवर्स बायस होता है मालूम है, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो t/2 से लेकर t तक के ड्यूरेशन में यहाँ पे क्या मिलेगा? तो बोलेंगे t/2 से t के ड्यूरेशन में कुछ नहीं मिलेगा, सन्नाटा, नो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद क्या आएगी? उसका नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, और जैसी नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी फिर से क्या होगा? फिर से ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ में फिर से आउटपुट मिलेगा। देन नेगेटिव हाफ, नो आउटपुट, देन पॉजिटिव हाफ, आउटपुट, एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो आउटपुट बच्चों हमको ये हाफ वेव वोल्टेज मिलता है, हाफ वेव मिलती है, नेगेटिव हाफ गायब हो जाती है, केवल पॉजिटिव हाफ मिलती है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ पे ये फॉरवर्ड बायस था और नेगेटिव हाफ पे ये रिवर्स बायस था। ठीक है, ठीक बच्चों। अब देखिए इसकी इफिशियंसी क्या होती है। तो इफिशियंसी ईटा ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर का जनरल फॉर्मूला बच्चों होता है 0.406 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL, जहां पे RF है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, RF है बच्चों फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस, RL है हमारा लोड रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस, लोड या आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन एफिशिएंसी का। तो अगर हम आइडियल से आइडियल, भाई फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन हम आइडियल से आइडियल मान लें कि 0 हो अगर, तो इफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशिएंसी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की हो सकती है तब जब RF को मैक्सिमम कर लें 0, तो जब ये 0 हो जाएगा तो बच्चों इफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 0.406, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज बन जाएगा। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी जो हो सकती है वो होती है 40.6%। तो इसका मतलब ये कहने के लिए तो हाफ वेव है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, लेकिन इसकी इफिशिएंसी 50% नहीं, हाफ मतलब 50 होता है, लेकिन 50% से भी कम है। कितनी? 40.6% इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पे एक टर्म आता है रिपेल फैक्टर, एक टर्म आता है रिपेल फैक्टर। तो रिपेल फैक्टर क्या है कि हम आउटपुट पे देख रहे हैं कि हमें आउटपुट पे चाहिए डीसी, आउटपुट में चाहिए डीसी, लेकिन कुछ एसी कंपोनेंट इसमें कंबाइन होकर के आ जाते हैं। तो ये जो वांटेड डीसी और जो अनवांटेड एसी, वांटेड क्या चाहिए डीसी, क्या नहीं चाहिए वो एसी, तो ये वांटेड और अनवांटेड का जो रेशियो है इसे कहते हैं हम रिपेल फैक्टर। जैसे हम चाहते हैं दाल, लेकिन दाल में कंकड़ आ गए, तो कंकड़ इस टू दाल का जो रेशियो है बच्चों, उसे क्या बोलेंगे? रिपेल फैक्टर। जो चीज नहीं चाहिए और जो चीज है उसको हम कहते हैं रिपेल फैक्टर। तो लेट्स सी रिपेल फैक्टर का एक्सप्रेशन। तो देखिए बच्चों रिपेल फैक्टर, तो हमने बोला जो नहीं चाहिए और जो चाहिए, कंकड़ अपॉन दाल का रेशियो, यानी कि अनवांटेड, अनवांटेड क्या? एसी, और चाहिए क्या? डीसी। तो रिपेल फैक्टर शॉर्ट में RF लिख दिया, IAC अपॉन IDC के इस रेशियो को हम रिपेल फैक्टर कहते हैं। और जब इसको हम और लिखना चाहें तो इसका डेरिवेशन नहीं करना, कुछ भी डेरिवेशन नहीं करना है, इसको लिख सकते हैं IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1। ये रिजल्ट आ जाता है। और अब 2 पॉइंट्स आपको ध्यान समझने हैं कि फॉर केवल और केवल फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बच्चों ऐसा होता है, ध्यान से देखें क्या होता है कि IRMS जो होता है, नॉर्मली हम लोग एसी में क्या पढ़ते हैं? I0 अपॉन √2, क्या पढ़ते हैं? I0 अपॉन √2। लेकिन बच्चों बस याद रखना कि यहाँ पे IRMS फॉर हाफ वेव इज I0 अपॉन 2 एंड I एवरेज या IDC और I एवरेज बच्चों जो हम लोग लिखते हैं एसी में पूरा फॉर हाफ साइकिल 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई। यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे एवरेज हो जाता है I0 अपॉन पाई। ये 2 बातें आप हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसी की वजह से, एसी चैप्टर से हम लोग के दिमाग में रिफ्लेक्स में रहता है कि RMS इज I0 by √2, लेकिन हाफ वेव के लिए इट इज I0 by 2।
और एवरेज होता था 2I0/पाई, यहाँ होता I0/पाई। ये दो बातें आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये हमारा एवरेज इज द डीसी एंड RMS इज I0/2। इनकी वैल्यूज को जब यहाँ पुट करते हैं तो आपका रिपेल फैक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो रिपेल फैक्टर की वैल्यू आती है 1.21, यानी ध्यान से देखें रिपेल फैक्टर की वैल्यू आ जाती है, सब रिप्लेस करते हैं इस रिलेशन में 1.21। अब इसको आप ज्यादा फील नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि व्हाट डू यू मीन बाय 1.21। तो पहले समझो व्हाट डू यू मीन बाय 1। जैसे कहा जाए रिपेल फैक्टर 1 है, इसका मतलब हुआ जितना AC उतना DC है। और ध्यान समझो, अगर हम कहते हैं कि दाल और कंकड़ का रेशियो 1 है, समझ गए, कंकड़ अपॉन दाल का रेशियो 1, इसका मतलब, हाँ अब समझ में आया बात, इसका मतलब जितनी दाल है उतने कंकड़ है। तो क्या होना चाहिए, दाल होनी चाहिए ज्यादा और कंकड़ होने चाहिए कम। तो ऊपर की चीज होनी चाहिए दाल, जो नहीं चाहिए, जो चाहिए वो है जो चीज चाहिए वो है हमारा DC, जो चीज नहीं चाहिए वो है AC। तो जो नहीं चाहिए और जो चाहिए का रेशियो इज रिपेल फैक्टर, यानी कंकड़ अपॉन दाल का रेशियो अगर 1 आया, इट सिंपली मींस जितना AC उतना DC, जितना कंकड़ उतनी दाल, है ना। तो क्या होना चाहिए, तुम कहोगे सर ये चीज कम होनी चाहिए, कंकड़ कम होनी चाहिए, दाल ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा रेशियो क्या आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। और अगर मोर देन 1 आ रहा है, इसका मीनिंग आपने क्या फील किया है, जब मोर देन आ रहा है इसकी मीनिंग आपको पता चला कि दाल में कंकड़ ज्यादा है। समझ गए, मोर देन 1 का मतलब मोर कंकड़ लेस दाल, आओ कंकड़ में से दाल छांटे, ये मीनिंग निकला। तो इट हैज वेरी हाई रिपल फैक्टर विच इज एन अनडिजायरेबल फैक्टर। तो दो रीजंस आप दिखाई पड़े आपको, एक तो वेरी लो एफिशिएंसी और दूसरा हाई रिपल फैक्टर की वजह से इसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। ठीक, नाउ लेट्स सी फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए बच्चों, डबल डायोड रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आप यहाँ पे डबल डायोड यूज करते हैं। पहला तरीका है डबल डायोड मेथड। इसमें बच्चों दो डायोड यूज करते हैं, एक D1 और एक D2 ऐसे, और आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट यहाँ मिलता है। तो आप देखें कि ट्रांसफार्मर के यहाँ पे सेंटर पे टैपिंग कर दी, तो इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं सेंट्रली टैप्ड ट्रांसफार्मर। सेंट्रली टैप ट्रांसफार्मर, शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसफार्मर का, सेंट्रली टैप ट्रांसफार्मर। और ये हमारा लोड RL, ठीक है, दिस इज D1, दिस इज D2। क्लियर, नाउ लेट्स सी वर्किंग। समझे, वर्किंग बहुत आसान है, इसको अगर हम नहीं भी समझना है तो भी तुम समझ सकते हो बाय सिंपल। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जाता है, रिवर्स बायसिंग नहीं जाता है, सिंपल। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल पर क्या हुआ, D1 फॉरवर्ड बायस्ड, D2 रिवर्स बायस्ड। इसका मतलब मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू D1 एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू D2। तो करंट का पाथ बच्चों ये आएगा, ऐसे ये आएगा। ठीक, तुम कहोगे सर यहाँ जंक्शन बना, यहाँ नहीं जाएगा। तो बच्चों यहाँ जंक्शन ठीक है, 3 तार जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। और हमको मालूम है करंट डिवीजन लॉ से जिस ब्रांच में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट मिनिमम होता है, और जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा करंट क्या हो जाएगा, 0। तो करंट का पाथ हो जाएगा D1 से होता हुआ लोड की तरफ। ठीक है, ठीक, तो ये पाथ हो गया इसका। अब अगर इधर से देखा जाए कि इसका पाथ हो जाएगा, नाम डाल दे A B C D, इसका नाम दे E, इसका नाम डाल दे F। तो करंट का पाथ क्या हो गया, A D1 B C, C से D पहुंच गया ऐसे। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में अब ये रिवर्स हो जाता, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। जैसे माइनस प्लस हुआ, D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, D1 रिवर्स बायस। तो क्या लिखेंगे कि नाउ D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D1 इज रिवर्स बायस्ड। तो क्या होगा, करंट का पाथ क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट चलता है, जब पहले पॉजिटिव चला, अब फिर पॉजिटिव से नेगेटिव चला, D2 होता हुआ C पहुंचा। लेकिन इस ब्रांच में रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, इनफाइनाइट। तो विद द सेम रीजन अब इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, करंट इधर से होकर चला जाएगा। तो तुमने क्या नोटिस किया कि फॉरवर्ड बायस में भी करंट डायरेक्शन C से D था, रिवर्स बायस में करंट डायरेक्शन C से D, यानी कि दोनों साइकिल्स में, पॉजिटिव हाफ में, नेगेटिव हाफ में
करंट लोड में सी से डी ही फ्लो कर रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी यूनिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब डीसी करंट फ्लो कर, डीसी डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है। तो पाथ बच्चों क्या लिखेंगे हम? पाथ लिखेंगे ए से D2 होता हुआ E से होता हुआ C, और C से फिर कहां जा रहा है? D। तो यू कैन सी पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का पाथ C से D, नेगेटिव हाफ में करंट का पाथ C से D। तो ये होगी इसकी सिंपल सी वर्किंग। अब एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी फिर हम वही लिखेंगे कि यहाँ पे एफिशिएंसी बच्चों आती है 0.812 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL। तो एट द मैक्स, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी? 81.2%। कब? जब हम RL को एज्यूम कर रहे हैं 0, फॉरवर्ड बैक रेजिस्टेंस को एज्यूम कर रहे हैं 0। नाउ कमिंग टू द रिपल फैक्टर। तो बच्चों यहाँ पे रिपल फैक्टर जब हम देखते हैं तो रिपल फैक्टर वही पुराना कॉन्सेप्ट है अपना कि RF बराबर अनवांटेड AC, जो चाहिए दैट इज DC। ठीक, फिर उसको उसी फॉर्म में अंडर रूट वन IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर -1 लिखने के बाद अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ जो जैसे था वैसे ही रहता है। यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए RMS की वैल्यू वही है जो होती है, कौन सी? I0/√2 एवरेज, या DC वही है जो होती है क्या? 2I0/π। बस फर्क किसमें था? फुल वेव में RMS और एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाफ वेव में RMS हो जाता I0/2, √2 नहीं 2, और ये I0/π। ये बात ध्यान रखना क्योंकि हमारे दिमाग में फ्लो में रहता है RMS I0/√2, है ना? ये चीज यहाँ अलग है। तो जब यहाँ रिपल फैक्टर आप निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो रिजल्ट आपका आ जाता है 0.48। जैसा हमने बात करी थी इससे पहले कि रिपल फैक्टर शुड बी लेस देन 1, तो यहाँ रिपल फैक्टर वाकई लेस देन 1 आता है। तो हम क्या समझे दोनों की वर्किंग देख करके कि रिपल फैक्टर इज लो, जो होना चाहिए, प्लस एफिशिएंसी इज हाई। हालांकि फुल वेव है लेकिन 100% एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी 81.2 है, लेकिन मच बेटर, मच हायर देन हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो बच्चों मैथमेटिकल जो रिजल्ट्स आपने लिखे हैं फुल वेव के लिए, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। एक दूसरा मेथड और होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन का, वो है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर आप समझ लो बहुत आसान है, और वैसे एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन गाइड्स में, किताबों में बना के लोग पूछते रहते हैं। कभी कुछ लोगों की टेस्ट सीरीज में आता रहता है, तो बच्चे थोड़ा सोचते हैं ये 4 डायोड लगे, हम तो कर ही नहीं पाए सर, ये तो आपने बताया नहीं। सिर्फ इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। नंबर 2, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मेथड नंबर 2 बाय यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर। नाउ व्हाट इज ब्रिज रेक्टिफायर? लेट्स सी। तो बच्चों देखें, ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का तरीका नंबर 2 ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर बच्चों 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं, D1, D2, D3, D4, 4 डायोड हैं, और एक नॉर्मल सा ट्रांसफार्मर है, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL। नाम डाल दिया ABCD, करेक्ट। ये 2 डायग्राम इसलिए बना रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का पाथ इसमें दिखा देंगे, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल का पाथ दिखा देंगे, और ये सामने दिखाई पड़ेगा कि दोनों हाफ साइकिल्स में करंट का पाथ लोड में सेम रहता है। यानी सेम मतलब यूनिट डायरेक्शन मतलब डायरेक्ट करंट यानी DC। तो लेट्स सी पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल बच्चों आई तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। नाउ पॉजिटिव है तो ध्यान से देखो, D2 का P पॉजिटिव से, तो ये क्या है इस समय? फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, फिर केवल P पॉजिटिव हो तभी फॉरवर्ड नहीं होता है, N अगर नेगेटिव है तो भी क्या होता है? फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो यहां ध्यान से देखो कि D4 का N नेगेटिव है, तो ये भी क्या बच्चों? फॉरवर्ड बायस्ड। दूसरी बात, D3 का P माइनस पे, तो ये क्या है? रिवर्स बायस्ड। इधर देखो D1 का N पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है? रिवर्स बायस। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों फॉरवर्ड हो गए, ये दोनों रिवर्स बायस हो गए। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों से हैवी करंट फ्लो करेगा और इन दोनों से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि D2 D4 फॉरवर्ड बायस्ड, D3 और D1 रिवर्स बायस्ड है। कब? पॉजिटिव हाफ साइकिल में। करंट बच्चों कहां से कहां फ्लो करता है? करंट का पाथ रहता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो इसको दूसरे तरह से दिखाते हैं, करंट का पाथ चला पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से चला 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 यहां पहुंचा,
इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा क्योंकि इसका रिवर्स बायसिंग हो चुकी है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इस ब्रांच में जाएगा, हाँ जाएगा, ये जा रहा है, करंट यहाँ पहुंचा, इसमें जाएगा नहीं क्योंकि रिवर्स बायस है, जंक्शन तो है लेकिन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करंट में नहीं जाएगा, तो किधर जाएगा, ये जा रहा है, ठीक। उसके बाद इसमें जाएगा, बताया इसमें नहीं जाता, दूसरा पॉजिटिव पॉजिटिव जाता, कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसमें जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये पाथ फॉलो करता हुआ ये सर्किट हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये करंट का पाथ है। तो पाथ अगर यहाँ लिख दें तो क्या लिखेंगे, A से D2 होता हुआ B से D, देन D से D4 और D4 से C, ये है करंट का पाथ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। फिर से समझ लो, पॉजिटिव तो D2 का P प्लस पे तो फॉरवर्ड बायस्ड, D4 का N माइनस पे तो फॉरवर्ड बायस, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए। और हमें मालूम है कि अगर N प्लस पे जुड़ गया तो रिवर्स बायस होता है, या P माइनस पे जुड़ गया तो रिवर्स बायस होता है। D1 D3 क्या हो गया, रिवर्स बायस, ठीक। नेगेटिव हाफ साइकिल पे आना बच्चों, तो अब साइकिल रिवर्स हो गई, यानी अब आई नेगेटिव हाफ साइकिल। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, वहां जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव आ गया, और जहां पॉजिटिव नेगेटिव था वहां पॉजिटिव आ गया, ठीक। अब तो अपने आप इसको आधे पार्ट को अपने आप समझ सकते हो, क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव किसका, D3 का P पॉजिटिव, सो ये क्या बच्चों, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, दिस इज फॉरवर्ड बायस, ठीक। और इधर देखो D1 का N नेगेटिव, D1 का N नेगेटिव, तो ये भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। इनका क्या हुआ, तो तुम देखोगे P D2 का P नेगेटिव से, तो ये क्या है बच्चों, रिवर्स बायस। और इधर देखो D4 का N पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, रिवर्स बायस। अब ये दोनों अपोजिट जो है रिवर्स है, ये दोनों अपोजिट फॉरवर्ड है। करंट का पाथ क्या होता है, हमें मालूम है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि अब की बार क्या हुआ, D1 और D3 फॉरवर्ड बायस है, जबकि D2 और D4 रिवर्स बायस है, ठीक है। करंट का पाथ हमें लिखना है, तो जब देखो पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, करंट चल पड़ा, ये रहा यहाँ पहुंचा, इसमें नहीं जाएगा, D4 रिवर्स है, इसमें जाएगा, ठीक। यहाँ पहुंचे, इसमें नहीं जाएगा, जंक्शन है लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इधर से गया, इसमें जाएगा, और ये हमारा पाथ कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द पाथ ऑफ करंट। तो क्या लिखेंगे कि C से चला D3, D3 से B, B से D, D से D1, D1 से A। तो तुमने ध्यान दिया कि पहले करंट कहां से कहा था, पॉजिटिव साइकिल B से D लोड में, अभी भी कहा है B से D अक्रॉस द लोड। तो तुम क्या समझ रहे हो कि पॉजिटिव हाफ में भी करंट का पाथ, पॉजिटिव हाफ में भी करंट का डायरेक्शन B से D है, नेगेटिव हाफ में भी B से D है, यानी कि इन बोथ साइकिल्स वी गेट सेम और यूनिडायरेक्शनल करंट, सो दैट इज DC करंट। तो अब बच्चों याद रखना, ब्रिज रेक्टिफायर हो चाहे आपका डबल डायोड मेथड हो, दोनों रेक्टिफायर्स आर फुल रेक्टिफायर्स, दोनों का मैथमेटिकल कैलकुलेशन 81.2% एफिशिएंसी, 0.48 ट्रिपल फैक्टर, एवरीथिंग रिमेन सेम, लेकिन फर्क क्या है, प्रोसेस में फर्क है। एक में 4 डायोड लगाए और उसमें 2 डायोड लगाए, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब इस रेक्टिफिकेशन के बाद बच्चों आते हैं दूसरे एप्लीकेशन, और वो है, पहले पढ़ेंगे हम ब्रेकडाउन, व्हाट इज जंक्शन ब्रेकडाउन, फिर हम पढ़ेंगे LED, फिर पढ़ेंगे फोटो डायोड वगैरह वगैरह, उसके बाद आएगा आपका एम्पलीफायर। तो इस वीडियो में बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी, ब्रिज का, सॉरी PN जंक्शन के ब्रेकडाउन की, व्हाट इज जंक्शन ब्रेकडाउन, ठीक है। आज यहीं तक, दिस इज KD सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।